that if we have three capacitors which are connected in parallel. अब पैरेलल में क्या होता है, एक कैपेसिटर प्लेट सारे कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट कॉमन पोटेंशियल से कनेक्टेड है एंड राइट प्लेट दूसरे एंड से कनेक्टेड है. क्लियर? यहां पे मैंने V लगाया हुआ है. क्लियर? You have, let's say, three capacitors C1, C2 and C3. हर कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट एक एंड से कनेक्टेड है एंड राइट प्लेट दूसरे बैटरी के एंड से कनेक्टेड है. ठीक. अब सिंस ये तीनों पैरेलल में है एंड तीनों का लेफ्ट प्लेट एक ही टर्मिनल से है, राइट प्लेट दूसरे टर्मिनल से है, सो तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन चार्ज डिफरेंट हो जाता है. बिकॉज जब यहां से प्लस क्यू चार्ज जाएगा, इस प्लस क्यू चार्ज को तीन रास्ते नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, तीन रास्ते नजर आ रहे हैं. तो ये प्लस क्यू चार्ज अपने आप को डिवाइड कर लेगा, लेट्स से Q1, Q2 एंड Q3 में. क्लियर? एंड सिंस यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है लेफ्ट प्लेट्स पर, सो वी हैव ऑल द लेफ्ट प्लेट्स एज पॉजिटिव एंड ऑल the right plates as negative. Clear? ठीक है, ये सिचुएशन समझ आ गई. Now since चार्ज अलग है, पोटेंशियल सेम है, so we can have charge as Q1 equals to C1V, Q2 is equal to C2V, Q3 is equal to C3V. And the parallel combination is Q is equal to CV, which is the total capacitance. And parallel में है तो मैं उसको CP लिखती हूँ, CP into V. Clear? Now, since Q आपका टोटल चार्ज है जो इस पैरेलल नेटवर्क में डिवाइड हो रहा है, hence we can write Q as Q1 plus Q2 plus Q3. क्योंकि Q चार्ज जो आप दे रहे हो इस पैरेलल अरेंजमेंट में, वही Q चार्ज तीनों ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है. Correct? So when we write their value expressions from here, we get Cp into V is equal to C1V plus C2V plus C3V. And potential common लेकर हम कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. So we are left with Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. This is the desired result. यानी कि अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो बाय सिंपली एडिंग द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. क्लियर? एंड यहां से आप देख सकते हो दैट सिंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है that is equal to the sum of the individual capacitances, hence hence Cp यहां पर ज्यादा आएगा C1, C2 और C3 के कंपैरिजन में. तो अगर आपको किसी अरेंजमेंट में ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो आप उसमें सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट कर दो, कम चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट कर दो.
एंड यहां पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूं दैट Cp इज समेशन I 1 to n Ci। जितने मर्जी कैपेसिटर्स कनेक्ट कर लो, सारे कैपेसिटर्स के इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस को आप सिंपली ऐड कर लो, आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा कैपेसिटर्स का। हाँ जी, सो आई वाज टेलिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट, that if we take two conductors and we place them parallel to each other, then we give a positive charge to first plate. So by induction, negative charge appears on the near end of the second plate and positive charge appears on the far end. And by earthing, all the positive charge of the second plate goes into the earth, right? So अब फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव रह गया, सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव रह गया. सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड. वन प्लेट इज एट अ हायर पोटेंशियल, सेकेंड प्लेट इज एट अ लोअर पोटेंशियल, सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस V created, which is the product of E and D. And this potential difference leads to the capacitance, right? Capacitance C is Q by V. Then we also discussed that the capacitance depends on the area of the conductors, the distance between the conductors, and the insulating medium or the dielectric medium that is there in between the capacitor plates. Clear? Then we also discussed grouping of capacitors, right? Why grouping of capacitors is needed? Because sometimes it gets important to have a desired value of capacitance. So you have to group various capacitances together to obtain a required value. तो आप उनको सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो. If you want to have more capacity, then we should connect all the capacitors in parallel. And if you want to have less capacity, suppose कुछ ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, कोई ऐसा डिवाइस है, so for that we need to connect all the capacitors in series, right? इसकी डेरिवेशंस हमने लास्ट क्लास में की थी. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो अब हमने देखा that a capacitor is able to store large amounts of charge in a small space. Yes, अब अगर वो चार्ज स्टोर कर रहा है, that means वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, right? So let's calculate how much energy is stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. Okay, very simple derivation and you get an expression which is very very important from your exam point of view. ठीक, अब ध्यान से देखिएगा. Suppose we take two conductors, conductor number 1 and conductor number 2. ठीक, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात करेंगे. So we have two conductors 1 and 2 and let's say इस कंडक्टर पे प्लस Q चार्ज है, हमने यही पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एंड यहाँ पर माइनस Q चार्ज आ गया इंडक्शन की वजह से. ठीक, एंड दे आर सेपरेटेड एट अ d डिस्टेंस. क्लियर? अब एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, दैट मीन्स इफ वी कैलकुलेट द वर्क डन, सो वो वर्क डन हमें एनर्जी दे देगा, राइट? तो हम एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अज्यूम करते हैं कि ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं ये इनिशियली अनचार्ज्ड है. ठीक, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम
अज्यूम करेंगे कि जो मेरे कंडक्टर्स 1 एंड 2 हैं, ये दोनों इनिशियली अनचार्ज्ड है। ठीक, अब क्या करना शुरू किया, हमने फर्स्ट कंडक्टर से धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज सेकंड कंडक्टर पे भेजना शुरू किया, या सेकंड कंडक्टर से स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कंडक्टर पे भेजना शुरू किया। एक ही बात है, जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ही आपके फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट पर। तो जब फर्स्ट कंडक्टर से सेकंड कंडक्टर पे हमने स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में, लेट्स से dq इंस्टॉलमेंट्स में हमने चार्ज को भेजना शुरू करा फर्स्ट कंडक्टर से सेकंड कंडक्टर पे। ठीक, एंड तब तक हम इस चार्ज को फर्स्ट कंडक्टर से सेकंड कंडक्टर पे भेजते रहेंगे जब तक फर्स्ट कंडक्टर की वैल्यू +q और सेकंड कंडक्टर की वैल्यू -q नहीं हो जाती। क्लियर? अब फर्स्ट कंडक्टर बन गया पॉजिटिव, सेकंड कंडक्टर बन गया नेगेटिव। सो वी कैन से दैट कंडक्टर 1 इज एट अ हायर पोटेंशियल, राइट? कंडक्टर 1 is at higher potential, whereas conductor 2 is at lower potential. Correct? कंडक्टर 1 हाई पोटेंशियल पे है, कंडक्टर 2 लो पोटेंशियल पे है। सो अब याद करो फॉर्मूला, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, so V into Q is work done. Correct? So यही हमें करना है कि सिंस आपने दो कंडक्टर्स रखे, एक कंडक्टर को हाई पोटेंशियल पे रखा है, एक कंडक्टर को लो पोटेंशियल पे रखा है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, so there is a work done, which is the product of potential and charge. Clear? अब ये वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट स्टेज ले लेते हैं। ठीक, हम एक इंटरमीडिएट स्टेज ले लेते हैं जिसमें लेट्स से कंडक्टर 1 के पास +q चार्ज अभी तक हुआ है एंड कंडक्टर 2 के पास -q चार्ज अभी तक हुआ है। ठीक, ये बढ़ रहा है चार्ज अभी, ताकि फर्स्ट पे +Q चार्ज हो जाए और सेकंड पे -Q चार्ज हो जाए। ठीक, तो ये हमने एक इन बिटवीन इंटरमीडिएट स्टेज ले लिया। सो यहां से व्हाट विल बी द पोटेंशियल? सो पोटेंशियल डिफरेंस will be Q by C. यही फॉर्मूला पढ़ा है अभी हमने, Q by C. So let's say small amount of work done in carrying, let's say, an additional charge dq. ठीक, let's say small amount of work done in carrying an additional charge dq will be what? कितना होगा वो? dw is equal to potential into charge. potential है मेरा q upon c and charge है dq. समझ आया यहां तक? फिर से सुन लीजिए, हमने क्या किया, हमने दो कंडक्टर्स लिए हैं, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 को हमने +Q चार्ज दिया। ठीक, तो ये इस पे पॉजिटिव आ गया।
अल्टीमेटली इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड फार एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को मैंने अर्थ करा हुआ है, ठीक है, अर्थिंग हो रखी है सेकेंड कंडक्टर की। नाउ अब इस वर्क डन को निकालने के लिए हम इनिशियली कंसिडर करेंगे कि मेरे कंडक्टर्स 1 एंड 2 दोनों अनचार्ज्ड हैं। शुरू में दोनों कंडक्टर्स अनचार्ज्ड है, ठीक। अब अनचार्ज्ड हैं, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कंडक्टर 1 से इलेक्ट्रॉन्स को 2 कंडक्टर पे भेजना शुरू कर देंगे। वी आर ट्रांसफरिंग चार्ज, ठीक है। कंडक्टर 1 इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्टर 2, हेंस कंडक्टर 1 पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कंडक्टर 2 पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और ये ट्रांसफर कब तक चलेगा, जब तक दोनों पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज नहीं हो जाता, ठीक। यानी कि इस पर प्लस कैपिटल क्यू और इस पे माइनस कैपिटल क्यू। अब जब ट्रांसफर हो गया पूरा चार्ज, तो उसमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंटरमीडिएट स्टेज ले लेंगे एंड उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। सो मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेज ली जिसमें फर्स्ट कंडक्टर पे लेट्स से प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है एंड सेकेंड कंडक्टर पे माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक। फर्स्ट कंडक्टर हमेशा हर पॉइंट पर हाई पोटेंशियल पर ही रहेगा और सेकेंड कंडक्टर हर बार हर पॉइंट पर लोअर पोटेंशियल पर ही रहेगा। क्लियर? नाउ जब फर्स्ट हाई पोटेंशियल पर है, सेकेंड कंडक्टर लो पोटेंशियल पर है, सो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज Q by C। क्लियर? लेट्स से इतना चार्ज दोनों प्लेट्स पर आ चुका है। अब कुछ स्मॉल ये dq चार्ज को और ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन होगा, दैट विल बी dw is equal to the potential difference and the charge that you are transferring. So it is Q by C into dq। dq और कुछ छोटा सा फर्दर चार्ज जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो है। क्लियर? सो नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, so total work done will be integration of work, small work, yes or no? क्लियर है यहां तक? सो इस टर्म को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। वी विल इंटीग्रेट दिस टर्म dw। हाउ वील डू इट? सो इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 to w is equal to integration of this term Q by C into dq। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से Q चार्ज तक, कैपिटल Q तक, क्योंकि इनिशियली आपके कंडक्टर्स अनचार्ज्ड थे तो उन पर चार्ज था 0 एंड उसके बाद आप इन दोनों कंडक्टर्स को इतना चार्ज कर रहे हो कि उनका चार्ज प्लस Q और माइनस Q बन जाए। सो अपर लिमिट बनेगी कैपिटल Q, ठीक। नाउ C इज कांस्टेंट, यहां पर ये आ गया W इज इक्वल टू C कांस्टेंट है, C आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, सो वी गेट 0 Q into dq। So when you integrate small q with respect to dq, we get q square by 2। इंटीग्रेशन सबको आता है? क्या होता है इंटीग्रेशन में? एक पावर बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो,
तो यहाँ पर Q की पावर 1 है, तो मैंने एक पावर बढ़ाई, स्क्वायर हो गया एंड उसी से डिवाइड कर दिया। क्लियर? एंड लिमिट्स है 0 से कैपिटल Q. So when you apply the limits, we get the work done as 1/2 Q square by C. So this is the energy that you find in a capacitor. This much amount of energy is stored in the capacitor. Half Q square by C. And this energy, since there is a transfer of charge, the position of the charges is changing, right? So this work done will be stored as what? The potential energy. So the energy stored in a capacitor is equal to half Q square by C. Clear? And आप इस एक्सप्रेशन को QV और CV की टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे? हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर Q की जगह पर मैं CV डाल दूं, सो आई गेट C² V² बाय 2C। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, हाफ CV²। करेक्ट? सिमिलरली मैं यहां पर Q और V की टर्म्स में भी एनर्जी लिख सकती हूं। कैसे? C को हटाओ, सो वी गेट C एज Q बाय V। सो डालिए इस एक्सप्रेशन में U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2, C की जगह पे डाल दो Q बाय V। सो एक Q कैंसिल होगा, सो वी गेट U इज इक्वल टू हाफ Q V। So 3 expressions are there for the energy stored in a capacitor. Clear? Half Q square by C, or half CV square, and half QV. So while doing a numerical, you should use that formula for which the values are given. Right? आप अपने accordingly आप formula modify कर सकते हैं। तो यहां से मैंने क्या कंक्लूड किया कि एक कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, राइट, एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए QV अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। यही है ना, W इज इक्वल टू QV। सो एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए QV अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, जबकि स्टोर कितनी एनर्जी कर पाता है कैपेसिटर? हाफ QV। इसका मतलब हाफ ऑफ द एनर्जी कहां गई? जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी बची है, दैट इज लॉस्ट, दैट इज dissipated in charging the capacitor। समझ आया भाई? आप बैटरी से W is equal to QV इतना वर्क डन कर रहे हो, इतना एनर्जी बैटरी कैपेसिटर को दे रही है चार्ज होने के लिए, एंड चार्ज होने के बाद कैपेसिटर सिर्फ हाफ QV एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। मतलब जितनी दे रहे हो उसकी आधी ही एनर्जी है कैपेसिटर स्टोर कर रहा है। सो बाकी बची एनर्जी क्या हुआ उसका? इट इज लॉस्ट, इट इज डिसिपेटेड एज हीट इन द चार्जिंग प्रोसेस।
जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे उस वक्त क्यूवी एनर्जी में से आधी एनर्जी स्टोर हो रही थी और आधी एनर्जी लॉस्ट हो रही थी हीट बनकर। एंड इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन Q एंड V, अगर हम Q और V में एक ग्राफ प्लॉट करें तो क्या ग्राफ आता है? बोलो, ये तो किया था हमने। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन Q एंड V, क्या रिलेशन है? Q इज इक्वल टू CV, राइट? सो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन Q एंड V, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। यस, तो हमने कंक्लूड किया था दैट द स्लोप ऑफ द ग्राफ C is equal to Q by V. So the slope of this graph will give you the value of the capacitor, the capacitance. Clear? But if we calculate this area under the graph, right? If we calculate this area under the graph, क्या आता है हमारे पास? Area of triangle, let's say OAB अगर हम निकालें तो what we get? Half base is OB into height is AB. OB क्या है मेरा? Q. AB क्या है? V. हाफ QV क्या है? ये एनर्जी अभी निकाली थी, राइट? सो यहां से हम एक और चीज कंक्लूड करते हैं that if we plot a graph between the potential and the charge, then the slope of the graph will give you the value of the capacitance, but the area under the QV graph will give you the value of the potential energy. Very important conclusion. Remember this. ठीक है, स्लोप से कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी एंड एरिया अंडर द ग्राफ से हमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर मिल जाएगा।